तो देखो हम कह रहे थे व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो देखो बिल्कुल शुरुआत में कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। सो धीरे धीरे जब आप इसको चार्ज करने के प्रोसेस को इनिशिएट करते हो, इन प्लेट के ऊपर का चार्ज बढ़ता है। अब ये चार्जिंग की प्रोसेस जनरली कैसे होती है? तो दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू सम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सो ये पॉजिटिव अगर होगा, ये निगेटिव होगा, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, यहाँ से इक्वल एंड अपोजिट निगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा। तो ये जो वर्क होने वाला है, शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं है, पहले चार्ज अपने आप पहुंच जाएगा। बट जैसे जैसे यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, और एक कंडीशन आ जाएगी, जितना पोटेंशियल भी यहाँ का है उतना पोटेंशियल भी यहाँ का बन जाएगा, और फिर ये चार्ज जाना बंद हो जाएगा। ठीक है। शुरुआत में यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो अपने आप चार्ज जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा v डैश पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा चार्ज है। तो अब अपन जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव करेंगे, तो इस सोर्स को वर्क करना पड़ेगा। सेम द ट्रू इज विथ निगेटिव चार्ज। ठीक है। और देखो ये चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग यहाँ पर करंट फ्लो होगा। एक बार ये पूरा चार्ज हो गया, यहाँ का पोटेंशियल v डैश ये v इतना बन गया, तो इसके आगे करंट नहीं फ्लो होगा। अब ये करंट यहाँ पर स्टोर रहेगा, सॉरी करंट नहीं फ्लो होगा, चार्ज नहीं फ्लो होगा, ये चार्जेस यहाँ पर स्टोर्ड रहेंगे। इसके बीच का पोटेंशियल विल बी इक्वल टू सोर्स का पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसलिए चार्ज का फ्लो नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं ये चार्जिंग की जो प्रोसेस है, यहाँ पर 0 चार्ज था, अभी चार्ज आ रहा है। सो देखो निगेटिव चार्ज इधर जाना, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ने इस साइड आना। सो ड्यूरिंग चार्जिंग करंट फ्लो होता है, ऐसा हम कहते हैं। सो इसे ऐसा भी कंसिडर किया जाएगा कि इस नेगेटिव प्लेट से कोई चार्ज इस प्लेट पर जाकर स्टोर्ड होने वाला है। सो यहाँ का चार्ज कम होगा, यहाँ का चार्ज बढ़ेगा। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इस निगेटिव के और इसके बीच में रिपल्शन अट्रैक्शन रहेगा, और इसके बीच में रिपल्शन रहेगा। और अब आप अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफ दिस एंड अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ दिस इस dq डैश को आगे लेकर जा रहे हो। सो आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क टर्न विल बी potential difference between these two plates at that instant into dq dash। टोटल वर्क, ऐसे सभी वर्क को जोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे चार्ज, यहाँ का चार्ज चेंज होगा, यहाँ का पोटेंशियल चेंज होने वाला है। सो टोटल वर्क, ऐसे सभी छोटे छोटे वर्क को जोड़कर किया गया। कब से कब तक? जब बिल्कुल चार्ज नहीं था तब से लेकर पूरा चार्ज क्यू आ जाएगा प्लेट के ऊपर तब तक। सो v डैश डी क्यू डैश, सो ये आ गया 0 टू क्यू क्यू डैश बाय सी, क्योंकि v डैश को हमने क्यू डैश अपॉन सी लिखा। कहाँ से लिखा? कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू डैश अपॉन v डैश। सो फिर ये कैपेसिटेंस इस चार्ज की इंडिपेंडेंट है, कैपेसिटेंस बाहर आ गया, क्यू डैश डी क्यू डैश का इंटीग्रल क्यू स्क्वायर बाय 2 आ गया। तो ये बन गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। फिर कहा ये जो वर्क हो रहा है, दिस इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज कंजर्वेटिव। सो ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने वाला है। सो कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? तो हमने लिखा U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, मतलब जितना वर्क हुआ है। बट मैं Q को C भी लिख सकता हूँ। सो क्यू स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एंड क्यू स्क्वायर अपॉन सी बन जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, दैट इज सी वी स्क्वायर। इसलिए ये एनर्जी स्टोर्ड हमने लिखी है हाफ सी वी स्क्वायर। सिमिलरली सी वी स्क्वायर में से सी को आप क्यू बाय वी लिख सकते हो, वी स्क्वायर का एक भी के साथ कैंसिल हो जाएगा। यू कैन राइट दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू हाफ क्यू वी। ऑल्सो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, एंड हमें पता है Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सो ये हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, इसको आप लिख सकते हो हाफ क्यू का स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर,
एंड कैपेसिटेंस रहता है इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एरिया ऊपर के ए स्क्वायर के एक एरिया को नीचे के एरिया ने खा दिया और ये डी ऊपर चला गया, और हमने सिग्मा स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर करने के लिए ऊपर नीचे इप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया। सो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू इप्सिलॉन नॉट, ऊपर एक एरिया बचा है और डी बचा है, बट एरिया इनटू डी मतलब वॉल्यूम या रीजन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। तो ये बन जाएगा U इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था, ई स्क्वायर कहाँ से आया, तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इज ई, उसका स्क्वायर है इसलिए ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इधर चला गया, तो आपको एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगी। इट इज हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वी डिवाइडेड बाय वी, ये आ जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या सही है क्या? यस सर। हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो अब देखो, अगर ये क्लियर है तो हमने कैपेसिटर देखा, कैपेसिटर की किस प्रकार से कैपेसिटर की वैल्यू या कैपेसिटेंस निकाला जाता है वो देखा। उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देखकर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखे और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी देख लिया। अब इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट बचता है दैट इज अबाउट वैन डी ग्राफ जनरेटर। So this Van de Graaff generator is typically used to generate high voltage. Of the order of few million volts। देखो ये ट्रिमेंडस पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है सर, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, तो इसकी जरूरत टिपिकली पड़ती है टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके आयंस को एक्सीलरेट करने के लिए आप इसको यूज करोगे। बिकॉज आपको पता है उनके ऊपर होने वाला वर्क मतलब उन्होंने गेन की हुई एनर्जी रहेगी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, अगर ज्यादा एनर्जी है तो वो ट्रिमेंडस स्पीड से मूव कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक लार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। कंसिडर a large conducting spherical shell of radius capital R। ठीक है, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, जिसके ऊपर हम चार्ज Q स्टोर करने वाले हैं।
इसके ऊपर चार्ज क्यू रहेगा। ठीक है, अब देखो ये कंडक्टिंग होने के कारण ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, और अब आपको पता है कि इस कंडक्टिंग शेल के अंदर पोटेंशियल वही रहेगा जो इसके सरफेस पर रहेगा। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में देखा है कि कंडक्टिंग शेल के अंदर पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पर है। पूरा पोटेंशियल थ्रू आउट सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। इसको हमने इलेक्ट्रिक शील्डिंग करके भी कहा है। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं फॉर ऑल आउटर पॉइंट्स this charge q is situated at center and potential inside the shell will be same as that of at surface, और वो सरफेस का पोटेंशियल जो रहेगा v इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाय r इतना रहने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आगे का पार्ट देखो, इंटरेस्टिंग है। somehow, कैसे हमें पता नहीं, उसके डिटेल में हमें जाना भी नहीं है, बट somehow if you can have a small sphere of radius छोटा r, ठीक है, जिसके ऊपर छोटा सा चार्ज है q, बाहर चार्ज था कैपिटल Q। सो somehow अगर आप ये छोटे चार्ज, छोटा सा स्फीयर जिसकी रेडियस है छोटी सी r, और जिसके ऊपर चार्ज है स्मॉल q, इसको आप सेंटर में लाते हो, तो इसके कारण क्या होगा, देखो नाउ somehow छोटा चार्ज q रहने वाला एक छोटा सा स्फीयर आप इसके सेंटर में लाते हो, तो क्या होने वाला है, देखो a small sphere of radius छोटा r and charge q is brought or placed at the center। तो देखो दो चीजें हो जाएगी, पोटेंशियल at the surface of small sphere of radius r, ये कितना रहेगा, सो अगेन सेम 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये पूरा चार्ज सेंटर पर सिचुएटेड है ऐसा कंसीडर करके। सिमिलरली potential at the surface of
large sphere due to q will be 1/4 pi epsilon naught। चार्ज है q, सिचुएटेड है सरफेस से एट डिस्टेंस r, मतलब सेंटर पर। ठीक है, सो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण देखो हमारी अरेंजमेंट ऐसी हो गई। यहाँ पर चार्ज है Q, वहां पर चार्ज है कैपिटल Q, इसकी रेडियस है छोटा r, इसकी रेडियस है कैपिटल R। तो अलग अलग जगह का पोटेंशियल देखो क्या हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सरफेस पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, और इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है, जितना आउटसाइड होता है उतना ही। सो देयरफॉर total potential at distance r from center will be potential because of this charge q। इसको लिखेंगे v of छोटा r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा q बाय r प्लस ये कैपिटल Q के कारण रहने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय r। हमने ऑलरेडी कहा था ये सरफेस पर जो रहता है वही इनसाइड रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस कैपिटल Q बाय R। हाँ सर बिल्कुल सही है। सिमिलरली देखो हम क्या कह सकते हैं, टोटल पोटेंशियल at distance capital R, VR will be potential because of छोटा सा चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा Q अपॉन कैपिटल R प्लस पोटेंशियल एट सरफेस। क्या सही है? हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा Q अपॉन कैपिटल R प्लस कैपिटल Q अपॉन छोटा R। अब थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व करो, किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी? देखो एक ही पार्ट का वेरिएशन है वो इस R का, यहाँ पर R ज्यादा है मतलब ये फ्रैक्शन की वैल्यू कम रहेगी, सो पोटेंशियल एट डिस्टेंस कैपिटल R विल बी स्मॉलर एंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल r विल बी लार्जर। इसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, इसका पोटेंशियल कम रहेगा। ठीक है, सो देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं। देयरफॉर VR माइनस VR, V छोटा r माइनस V कैपिटल R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कॉमन है, Q अपॉन R प्लस Q बाय R, सॉरी V छोटा r है ना पहले, Q बाय R प्लस कैपिटल Q बाय कैपिटल R माइनस Q अपॉन कैपिटल R माइनस Q अपॉन कैपिटल R, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन छोटा r माइनस Q अपॉन कैपिटल R ऐसा बचने वाला है।
क्यू भी बाहर आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r -1/कैपिटल R। आर की वैल्यू कम है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब पोटेंशियल एट आर VR माइनस V कैपिटल R is always greater than 0, that is positive। ये पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और ये क्यू को प्रोपोर्शनल है, तो समहाउ अगर आप क्यू पर का चार्ज बढ़ाते जाते हो, ठीक है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो देखो हम क्या कहते हैं, सो thus if we can connect smaller and larger sphere by a wire, then charge Q on inside sphere, अंदर वाला छोटा r का पोटेंशियल ज्यादा है, बाहर वाले का कम है, तो हायर टू लोअर चार्ज फ्लो होगा। सो चार्ज Q on inside sphere will flow towards outer sphere, and thus a large charge can be accumulated on outer sphere if we can supply charge Q to inside sphere। इनसाइड को अगर आप चार्ज देते रहोगे तो ये अपने आप बाहर वाले स्फीयर पर जाते जाएगा, और इसके कारण उसका उसके ऊपर का चार्ज बढ़ते जाएगा। चार्ज बढ़ते गया तो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस इस प्रकार से कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। क्या सही है? सो देखो इसके लिए हम किस प्रकार की अरेंजमेंट करते हैं। हमारे पास इस प्रकार से बड़ा स्फीयर है, आउटर स्फीयर, इसके सेंटर में हमने और एक स्फीयर रख दिया छोटा सा। इसको इस प्रकार से पुली से कनेक्ट किया।
ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला स्फीयर है ना, इसको हमने इंसुलेटिंग मटेरियल पर रखा। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ पर ये मेटेलिक कांटेक्ट है और कंटिन्यूअसली कोई चार्ज का सोर्स यहाँ पर चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कहीं पर फ्रिक्शन हो रहा है और वो चार्ज कंटिन्यूअसली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये रहेगा हमारा इंसुलेटिंग, ये रहेगी मोटर। ये रहेगा हमारा ग्राउंडेड मेटल बेस। ये इंसुलेटिंग बेल्ट रहेगा। टू कैरी एंड डिलीवर चार्ज। ये अगेन मेटल ब्रश है, दोनों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए इसके लिए। और ये पुली है। देखो एक लार्ज स्पेरिकल कंडक्टर है जिसको हमने लिया है, और कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो सिर्फ चार्ज, देखो इंसुलेटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं होगा, ये चार्ज जाते जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से अगर आप पुली से इसको घुमाओगे, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये बेल्ट घूमेगा तो यहाँ पर चार्ज पहुंच जाएगा। इस प्रकार से होने वाला है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इंसुलेटिंग बेल्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से समहाउ जैसे जैसे देखो ये अरेंजमेंट कैसे रह सकती है, तो ये सिल्क क्लॉथ रहेगा, आप उसे कंटिन्यूअसली रब कर रहे हो और वो घूमते घूमते यहाँ पर आ रहा है, कन्वेयर बेल्ट जैसा। तो सिल्क क्लॉथ को आपने रब किया है तो वो चार्ज होगा, वो चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर चार्ज आ गया तो वो इस बेल्ट को ट्रांसफर होगा, बेल्ट के कांटेक्ट में आने के कारण फिर ये आगे जाते जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा कंटिन्यूअसली यहाँ पर। अब हमने क्या कहा है, ये इनसाइड पुली है, आउटसाइड पुली है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इनसाइड का पोटेंशियल कम रहेगा, सॉरी इनसाइड का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, आउटसाइड का पोटेंशियल कम रहेगा। वी आर माइनस वी कैपिटल आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का कम है, तो क्या होगा, तो ये सब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा।
ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आते गया। तो जब तक आप कंटिन्यूअसली चार्ज सप्लाई कर रहे हो इनसाइड, सो ये अंदर से बाहर चार्ज जाते रहेगा। ठीक है, ये अंदर से बाहर चार्ज जाते रहेगा, इसके ऊपर चार्ज बिल्टअप होते जाएगा। यहाँ पर जितना ज्यादा चार्ज आ जाएगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, सो ये जो प्रिंसिपल हमने इसके पहले देखा कि इनसाइड का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा। क्यों? तो हमारे इस प्रकार के अरेंजमेंट के कारण। बाहर चार्ज कैपिटल क्यू है, उसके कारण जो बाहर पोटेंशियल है वही इनसाइड रहेगा, वो लिख लिया हमने। फिर समहाउ हमने अंदर एक स्फीयर लेकर गए और उसके ऊपर चार्ज है छोटा क्यू, तो उसके कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड सरफेस का पोटेंशियल देखा। ओवरऑल इस असेंबली के लिए हमें ध्यान में आया कि जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट P का इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस पॉइंट R। सो अगर आप समहाउ इनको कनेक्ट करते हो तो P से R के तरफ कंटिन्यूअसली चार्ज, तो P से R के तरफ चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, और वही हमने यहाँ पर किया है। हमने इनको मेटल ब्रश के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इसके कारण जो कुछ भी चार्जेस इनसाइड पर आ रहा है, that charge is getting transferred to outer sphere because the potential of inside sphere is higher than the outer surface। और इस प्रकार से बहुत ज्यादा चार्ज बिल्टअप करना एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना, इसके लिए ये यूज होता है। So this is Van de Graaff generator।